हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सब ने जुलाई 2024 का जितना भी आरबीआई सर्कुलर था उसको डिस्कस कर लिया है। अब आज के इस लेक्चर में हम उन सर्कुलर्स के ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसको देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा आसानी से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ देखिए, यहाँ पे जब लेक्चर फिनिश हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको ये लेक्चर शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। ये सबसे बेस्ट वे है, जो जुलाई मंथ का जितना भी आरबीआई सर्कुलर्स है उसको एक तरीके से रिवाइज करने का ये सबसे बेस्ट वे है। तो सबसे पहले तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक ये पूरा सेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें जितना भी सर्कुलर्स है उन सभी के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब आप ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आप चाहें तो एक बार पीडीएफ ओपन करके आप बस एक बार रीड कर लीजिएगा, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेगा लंबे समय तक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स ने किस साल से अपने कस्टमर्स को अलाउ कर दिया था ऑनलाइन फॉर्म A2 सबमिट करने के लिए, अलग अलग प्रकार का जो रेमिटेंसेस होता है उसको आसान बनाने के लिए और पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स ने किस साल से अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन फॉर्म A2 सबमिट करने के लिए अलाउ कर दिया था। ओके, ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2021। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बताइए जल्दी। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2016। तो 2016 से ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स ने अपने कस्टमर को ऑनलाइन फॉर्म A2 सबमिट करने के लिए अलाउ कर दिया था। ओके, तो याद रखिएगा। एंड आई होप जितने सारे भी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं वो सभी लोग जुलाई 2024 के आरबीआई सर्कुलर्स वाला जो सेशन है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्म A2। फॉर्म A2 का प्राइमरी पर्पस क्या है, इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ऑप्शन ए टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर्स, ऑप्शन बी टू डॉक्यूमेंट इनवर्ड रेमिटेंसेस। तो ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक फंड ट्रांसफ़र के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, भारत के अंदर जो आप किसी व्यक्ति को पैसा भेजना है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है टू डॉक्यूमेंट इनवर्ड रेमिटेंसेस, मतलब कि इनवर्ड रेमिटेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है टू फैसिलिटेट आउटवर्ड रेमिटेंसेस, आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है टू रिपोर्ट इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो बताइए कि फॉर्म A2 का किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टू फैसिलिटेट आउटवर्ड रेमिटेंसेस। तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि भारत के बाहर जो पैसा भेजा जाता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डू नॉट फॉरगेट दिस, फॉर्म A2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो इंडिविजुअल्स के द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको LRS के तहत भारत के बाहर पैसा भेजना है तो वो यहाँ पे फॉर्म A2 का इस्तेमाल करेगा। कोई बिजनेस है, उसको किसी ऑनलाइन सर्विस के लिए भारत के बाहर पैसा भेजना है तो वो फॉर्म A2 का इस्तेमाल करेगा। ओके, तो फॉर्म A2 का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, टू फैसिलिटेट आउटवर्ड रेमिटेंसेस। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई के रीसेंट सर्कुलर के अकॉर्डिंग ऑनलाइन फॉर्म A2 को सबमिट करके मैक्सिमम कितना अमाउंट रेमिट किया जा सकता है, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म A2 को सबमिट करके आप भारत के बाहर मैक्सिमम कितना अमाउंट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे न्यू लिमिट पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन ए 75,000 US डॉलर, ऑप्शन बी 50,000 US डॉलर। और देखिए, यहाँ पे ना पर ट्रांजेक्शन का बात हो रहा है। ओके, ऑप्शन सी 1 लाख US डॉलर, ऑप्शन डी नो लिमिट। तो यहाँ पे बताइए जो राइट आंसर है वो क्या होगा।
देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नो लिमिट। तो ऑनलाइन फॉर्म A2 को सबमिट करके आप एक बार में कितना भी पैसा भारत के बाहर भेज सकते हैं। इसके ऊपर जो लिमिट था उसको आरबीआई ने हटा दिया है। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया था आरबीआई के द्वारा। अब आप ऑनलाइन फॉर्म A2 सबमिट करके कितना भी पैसा भारत के बाहर भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स जो ओवरऑल लिमिट होता है, जैसे कि आप LRS के तहत भारत के बाहर पैसा भेज रहे हैं, तो आपको पता होगा कि LRS के अंदर ओवरऑल लिमिट कितना है, $2,50,000 तो इस लिमिट के अंदर रहना चाहिए। उसी प्रकार से अगर कोई कंपनी है वो फॉर्म A2 का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म A2 को ऑनलाइन सबमिट करके कितना भी पैसा भारत के बाहर भेजा जा सकता है, ऑफ कोर्स जो रेगुलेटरी लिमिट है उसके अंदर में। ओके, अभी से पहले क्या था, तो यहाँ पे इस डिसीजन के आने से पहले फॉर्म A2 का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल्स एक बार में मैक्सिमम $25,000 ही भारत के बाहर भेज सकता था और कॉरपोरेट्स एक बार में मैक्सिमम $1,00,000 ही भारत के बाहर भेज सकता था। तो अभी ये जो लिमिट है इसको हटा दिया गया है। अब आप ऑनलाइन फॉर्म A2 को सबमिट करके कितना भी पैसा भारत के बाहर भेज सकते हैं। ओके, तो अमाउंट के ऊपर जो लिमिट था उसको हटा दिया गया है। ओके, आई होप आपको याद हो गया होगा और आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई के रीसेंट सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस होता है, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको आसान करने के लिए इनमें से कौन सा चेंज लाया गया है। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और हर एक ऑप्शन में एक स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट में जो चेंजेस का बात किया जा रहा है वो सही है। ओके, तो चारों स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहला वाला में क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि अब $25,000 से नीचे का जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि अगर आप $25,000 से कम तक भारत के बाहर भेजेंगे तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वगैरह से नहीं गुजरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि $1,00,000 से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन्स के लिए अब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म A2 को मैंडेटरी कर दिया गया है। ओके, मतलब कि $1,00,000 से ज़्यादा का अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप ऑनलाइन फॉर्म A2 सबमिट करें। ओके, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है जितना सारा भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस होता है उसके लिए फॉर्म A2 को यहाँ पे रिक्वायर कर दिया गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो डजेंट मैटर कि आप कितना पैसा भारत के बाहर भेज रहे हैं, जितना भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है उसके लिए फॉर्म A2 को यहाँ पे रिक्वायर कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, इसके बाद ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि एक नए फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि स्पेसिफिकली वैसे रेमिटेंसेस के लिए है जिसमें $50,000 से ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। ओके, आई होप आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब हर एक ऑप्शन में चेंज का बात किया गया है, कौन से ऑप्शन में जो चेंजेस का बात किया गया है वो सही है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फॉर्म A2 इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर ऑल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो डजेंट मैटर कि आप कितना पैसा भारत के बाहर भेज रहे हैं, अगर आप भारत के बाहर पैसा भेज रहे हैं तो आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप फॉर्म A2 को सबमिट करें। ओके, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर को क्या बोला गया है कि वो कस्टमर से फॉर्म A2 फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में ऑब्टेन करें जो भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस होता है उसके लिए, रिगार्डलेस ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब देखिए अभी तक क्या नियम था, इससे पहले क्या था, अभी ना बोल दिया गया कि जो भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस आपको उसके लिए फॉर्म A2 सबमिट करना ही पड़ेगा। इससे पहले क्या था कि अगर आप $25,000 तक भारत के बाहर भेजते थे तो आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन से नहीं गुजरना पड़ता था। अगर आप इस अमाउंट तक पैसा रिमिट करते थे तो आपको बस एक सिंपल लेटर बैंक को देना होता था जिसमें आप बस पर्पस बताते थे कि किस लिए आप पैसा भेज रहे हैं। लेकिन अब डजेंट मैटर कि आप कितना पैसा रेमिट कर रहे हैं, आपको फॉर्म A2 फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में ऑथराइज्ड डीलर के पास सबमिट करना होगा। इज दिस क्लियर? तो फॉर्म A2 इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर ऑल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। ओके, रिगार्डलेस ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2024 में एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने अमाउंट के लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। ओके, ऑप्शन ए 1.50 मिलियन $, ऑप्शन बी 2 मिलियन $, ऑप्शन सी 2.50 मिलियन $, ऑप्शन डी 3 मिलियन $। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2.50 मिलियन $। तो एग्जिम बैंक और गुयाना सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ है लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए, और लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ इसका टोटल अमाउंट क्या है, मतलब कि लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत एग्जिम बैंक गुयाना सरकार को टोटल कितना फंड प्रोवाइड करेगा, 2.50 मिलियन $। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2024 में एग्जिम बैंक और गुयाना सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए 2.50 मिलियन $, के वैल्यू के लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए ये जो एग्रीमेंट है वो हुआ था। ओके, तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि एग्जिम बैंक ने 2.50 मिलियन $, का जो लाइन ऑफ क्रेडिट गुयाना सरकार को प्रोवाइड किया था, तो किस प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड किया था। ओके, ऑप्शन ए न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑप्शन बी सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, ऑप्शन सी पोर्ट फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, ऑप्शन डी हाइड्रो पावर प्लांट को बिल्ड करने के लिए। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एग्जिम बैंक ने गुयाना सरकार को 2.50 मिलियन $, का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया था। ओके, और यहाँ पे जो ये सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, तो गुयाना के अंदर एक मेन एयरपोर्ट है चेड्डी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए एग्जिम बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ गुयाना को 2.50 मिलियन $, का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है, जो कि भारत सरकार के द्वारा सपोर्टेड है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपसे ना यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जो एग्जिम बैंक है और गुयाना सरकार है, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है 2.50 मिलियन $, लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए, जिसके तहत सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा, तो कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, प्लेस का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, चेड्डी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जिम बैंक और गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के बीच में ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है वो कब से इफेक्टिव होगा। ओके, तो इफेक्टिव डेट आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 29 फरवरी 2024, ऑप्शन बी 31 मार्च 2024, ऑप्शन सी 24 जून 2024, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2024। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। एग्जिम बैंक और गुयाना सरकार के बीच में जो लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है वो कब से इफेक्टिव होगा, तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 24 जून 2024। तो 24 जून 2024 से ये जो एग्रीमेंट है वो इफेक्टिव हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जिम बैंक के द्वारा जो लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसके तहत उस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट के तहत एग्जिम बैंक के द्वारा जो भी फंड प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका कितना परसेंटेज गुड्स, वर्क्स एंड जो सर्विसेज है वो भारत से सप्लाई होना चाहिए। ओके, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 100%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 75%। एग्जिम बैंक ने अगर किसी को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है, लेट्स से कि 100 रुपीज़ का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है, तो 75 रुपीज़ के वैल्यू का जो गुड्स होगा, वर्क्स होगा, जो सर्विस होगा, वो भारत से सप्लाई होना चाहिए ताकि भारत के एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हो। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। मतलब कि एग्जिम बैंक के द्वारा जो भी टोटल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत, तो उसका 75% वैल्यू का जो गुड्स है, वर्क्स है या सर्विस है, वो भारत से सप्लाई होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एज पर द रीसेंट RBI सर्कुलर ऑन रेमिटेंसेज टू IFSC अंडर द LRS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो आपसे यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है कि LRS के तहत IFSC के अंदर जो रेमिटेंसेस किया जाता है, LRS के तहत IFSC के अंदर जो पैसा भेजा जाता है, जिसको लेकर के अभी RBI का रीसेंट सर्कुलर आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि LRS के तहत IFSC के अंदर सिर्फ वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भेजा जा सकता है और वहाँ पे एजुकेशन फीस पे करने के लिए पैसा भेजा जा सकता है। ओके ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि IFSCA एक्ट के तहत IFSC के अंदर जितना भी फाइनेंशियल सर्विसेज है या प्रोडक्ट है उसको अवेल करने के लिए IFSC के अंदर रेमिटेंसेस किया जा सकता है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है वो IFSC के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है और इसके थ्रू वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन में IFSC को छोड़ करके भी जो दूसरा जुरिस्डिक्शन है, दूसरा देश है, वहाँ पे कैपिटल या करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, मतलब कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों ही गलत है। तो आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा सही है। ओके देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंड सी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो दोनों फैसला अभी यहाँ पे लिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है कि IFSC के अंदर जितना भी फाइनेंशियल सर्विसेज है या प्रोडक्ट है उसको अब अवेल किया जा सकता है। तो अभी जो रिसेंट RBI का सर्कुलर आया है उसमें क्या फैसला लिया गया है कि अब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जो भी परमिसिबल पर्पस है उन सभी परमिसिबल पर्पसेस के लिए IFSC के अंदर पैसा भेजा जा सकता है। इससे पहले क्या था, इससे पहले था कि आप LRS के तहत IFSC के अंदर सिर्फ वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर वहाँ पे अगर आप कुछ कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो उसके फ़ीस के लिए आप पैसा भेज सकते थे। लेकिन अभी RBI ने क्या बोला है कि LRS के तहत जो भी परमिसिबल पर्पसेस है तो उन सभी पर्पसेस के लिए IFSC के अंदर पैसा भेजा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही है। IFSC के अंदर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उसको अवेल करने के लिए रेमिटेंसेस किया जा सकता है। ओके इसके बाद देखिए ऑप्शन सी में जो बोला जा रहा है वो भी फैसला अभी लिया गया है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है, अब जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि अभी जो RBI का रिसेंट सर्कुलर आया था उसके अकॉर्डिंगली ये फैसला लिया गया है कि जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है वो अब IFSC के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है और उसी अकाउंट के थ्रू वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन में भी कैपिटल या करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो है वो कर सकता है। देखिए अभी तक क्या था ना, अभी भी आप IFSC के अंदर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो ओपन कर सकते थे। फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप फॉरेन करेंसी में फ़ंड होल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो अभी भी आप IFSC के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते थे, लेकिन ये अकाउंट सिर्फ आप 2 पर्पस के लिए ही ओपन कर सकते थे। वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए या एजुकेशन फ़ी पे करने के लिए। लेकिन अब क्या फ़ैसला लिया गया है, अब आप जो भी करेंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है उन सभी पर्पसेस के लिए IFSC के अंदर जो ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट के थ्रू आप फॉरेन जुरिस्डिक्शन में भी करेंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने IFSC के अंदर एक फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया, ठीक है, इस अकाउंट में आपने कुछ पैसा भेजा और फिर उसका इस्तेमाल करके आप भारत के बाहर, लेट्स से कि आपके बच्चे भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने उनको फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया। आपने IFSC के अंदर जो FRA अकाउंट ओपन किया था उसके थ्रू आपने भारत के बाहर किसी दूसरे देश में प्रॉपर्टी परचेस कर लिया। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे अलाउ किया गया है। अभी तक LRS के तहत IFSC के अंदर जिस जिस पर्पस के लिए रेमिटेंसेस किया जा सकता था उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था वो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी था। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था वो अब रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ओके ऑप्शन ए क्रिसिल,
ऑप्शन बी ICRA, ऑप्शन सी ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी केयर रेटिंग्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो 2022 में आरबीआई ने ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था और बैंकों को बोला था कि वो इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से फ्रेश रेटिंग्स अवेल नहीं करेगा, इवैल्यूएशन अवेल नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे रिव्यू किया गया है और रिव्यू के आधार पे ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको हटा दिया गया है। यानी कि अब बैंक इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो फ्रेश क्रेडिट होता है वो अवेल कर सकते हैं, सॉरी फ्रेश क्रेडिट रेटिंग जो होता है वो अवेल कर सकते हैं, जो इवैल्यूएशंस होता है वो अवेल कर सकते हैं। समझ में आ गया। ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि अभी जो रिसेंट रिव्यू किया गया है ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंगली बैंक ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मैक्सिमम कितने लोन अमाउंट तक के लिए जो फ्रेश रेटिंग्स है वो ऑब्टेन कर सकता है। ओके, तो ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 250 करोड़, ऑप्शन बी ₹150 करोड़, ऑप्शन सी ₹300 करोड़, ऑप्शन डी ₹100 करोड़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ₹250 करोड़। तो जो ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उससे बैंक का जो भी लोन होगा 250 करोड़ तक का जो भी लोन होगा उसके लिए रेटिंग्स ऑब्टेन कर सकता है। इज दिस क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के लिए अभी जो अपडेटेड फ्रेमवर्क आया है तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी रेमिटिंग बैंक्स है, जो पैसा भेजता है, जो भी रेमिटिंग बैंक्स है वो कैश पे इन सर्विस के लिए रेमिटर को किस तरीके से रजिस्टर करेगा। समझ में आया क्वेश्चन? सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि अगर आपको किसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, कैश में पैसा आपको ट्रांसफ़र करना, आपके पास कैश है और आपको उस बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है, तो इसके लिए जो रेमिटिंग बैंक है वो आपको किस तरीके से रजिस्टर करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि वेरीफाइड सेल फोन नंबर और एक सेल्फ सर्टिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्टर करेगा। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इशूड आईडी और एक यूटिलिटी बिल के आधार पर रजिस्टर करेगा। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है वोटर आईडी और एक बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रजिस्टर करेगा। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है पासपोर्ट और लीज एग्रीमेंट के आधार पर रजिस्टर करेगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, अगर आपको किसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है और आपके पास कैश है तो और आप जाएंगे किसी बैंक के पास या फिर किसी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के पास, तो यहाँ पे आपको पहले वो लोग रजिस्टर करेगा। तो इसके लिए जो वेरीफाइड सेलफोन नंबर होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा और आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या पासपोर्ट ये आपको प्रोवाइड करना होगा। ओके, समझ में आ गया। तो बेस्ड ऑन अ वेरीफाइड सेलफोन नंबर एंड अ सेल्फ सर्टिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो रेमिटिंग बैंक है वो रेमिटर को रजिस्टर करेगा। ठीक है, कैश पेइंग सर्विसेज ये सब तो हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है जो सर्कुलर वाला लेक्चर है उसमें। ठीक है, तो कैश पेइंग सर्विस क्या होता है, सिंपली आपके पास कैश है और आपको किसी बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना है, तो आप किसी बैंक में जाएंगे या किसी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के पास जाएंगे और आप कैश दे देंगे और वो उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो यही होता है कैश पेइंग सर्विस, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के लिए जो न्यू फ्रेमवर्क आया है तो वो न्यू फ्रेमवर्क कब से इफेक्टिव हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर 2024, ऑप्शन बी 1 मार्च 2024, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2024, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2024। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी
1 नवंबर 2024। तो 1 नवंबर 2024 से 1 नवंबर 2024 से डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के लिए जो न्यू फ्रेमवर्क आया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 नवंबर 2024 से डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के लिए जो न्यू फ्रेमवर्क आया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। याद रहेगा आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र फ्रेमवर्क के अंदर कैश पे आउट सर्विस के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आप कैश पे आउट सर्विस के तहत एक बार में मैक्सिमम कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए 25,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी 10,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी 15,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, ऑप्शन डी 20,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ₹10,000 पर ट्रांजेक्शन। तो कैश पे आउट सर्विस में होता क्या है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो ग्रामीण इलाका में रहता है, या फिर आप ही ग्रामीण इलाका में रहते हैं और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आपका दोस्त आपको कुछ पैसा भेजना चाहता है। ओके, तो वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू आपको पैसा भेजेगा, लेकिन आपको पैसा कैश में रिसीव होगा। तो यही क्या होता है, कैश पे आउट सर्विस होता है। तो यहाँ पे कैश पे आउट सर्विस के तहत मैक्सिमम एक बार में 10,000 रुपीज़ ही रिसीव किया जा सकता है, और मंथली कैप क्या है इसके लिए, मंथली कैप है 25,000 रुपीज़, मतलब कि मंथली मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ ही रिसीव किया जा सकता है कैश में। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कैश पे इन सर्विस ट्रांजैक्शंस के लिए एनईएफटी के थ्रू मैक्सिमम एक बार में कितना कैश डिपॉजिट किया जा सकता है। एनईएफटी के थ्रू मैक्सिमम एक बार में कितना कैश डिपॉजिट किया जा सकता है कैश पे इन सर्विस ट्रांजैक्शंस के लिए। ओके, तो आपके पास पैसा है, आपको किसी बैंक अकाउंट में सबमिट करना है, तो आप किसी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के पास जाएंगे, तो वो एनईएफटी के थ्रू, इस मेथड के थ्रू एक बार में मैक्सिमम कितना कैश डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए 10,000 रुपीज़, ऑप्शन बी 40,000 रुपीज़, ऑप्शन सी 30,000 रुपीज़, ऑप्शन डी 50,000 रुपीज़। तो जो राइट आंसर है वो क्या है बताइए? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 50,000 रुपीज़। तो एनईएफटी के थ्रू एक बार में मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ ही डिपॉजिट किया जा सकता है। ओके, याद रहेगा, एनईएफटी के थ्रू एक बार में मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ कैसे डिपॉजिट किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा लोन्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में जो लोन दिया जाता है, उसके लिए जो ओवरऑल सीलिंग है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा नया बेसिस तय किया गया है, यानी कि इनमें से किसके आधार पे अब ओवरऑल सीलिंग तय किया जाएगा, जिससे ज़्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का लोन नहीं होना चाहिए शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अगेंस्ट में। ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, व्हाट इज द न्यू बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द ओवरऑल सीलिंग फॉर लोन्स अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? ऑप्शन ए टोटल एसेट्स, ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी टीयर 1 कैपिटल, ऑप्शन डी ओन्ड फंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टीयर 1 कैपिटल। इसको ध्यान से समझिएगा, ऑलरेडी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिया है, हमने कर लिया अच्छे से डिस्कस, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी तक क्या होता था ना कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो भी एग्रीगेट लोन है, जो कि उसने शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में दिया है, शेयर्स और डिबेंचर्स को कोलेट्रल के तौर पे अपने पास रख करके उसने जो भी लोन दिया है, वो उसका जो ओन्ड फंड्स है उसके 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो अगर कोई यूसीबी है, उसका ओन फंड लेट्स से कि 100 करोड़ है, तो इसका 20% 20 करोड़ निकलता है। तो यहाँ पे यूसीबी को इंश्योर करना पड़ता था कि उसका जो एग्रीगेट लोन्स है शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में, वो इस 20 करोड़ से ज़्यादा ना हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो ओवरऑल सीलिंग है ये ओन्ड फंड के आधार पे तय किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है, अब यहाँ पे ये जो ओवरऑल सीलिंग है 20% का, ये अब टीयर 1 कैपिटल के आधार पे तय किया जाएगा। यानी कि बैंक का ओन फंड कितना, इससे मतलब नहीं है,
बैंक का टियर 1 कैपिटल जितना होगा उसका 20% निकाला जाएगा और यूसीबी को इंश्योर करना पड़ेगा कि उससे ज़्यादा जो यूसीबी का एग्रीगेट लोन है शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में वो ना हो। ठीक है, तो इसीलिए यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो अभी नया रूल आया है जिसके तहत टियर 1 कैपिटल के आधार पे जो लिमिट है वो तय होगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है। तो यहाँ पे ये जो नया रूल है ना, ये रूल कब से इफेक्टिव होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। व्हेन डज द न्यू रूल फॉर यूसीबीज लिंकिंग लोन लिमिट अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू टियर 1 कैपिटल स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2024, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2025, ऑप्शन सी 31 मार्च 2025, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या होगा बताइए? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2025 या 1 जनवरी 2025 से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो क्या करेगा, उसका जो टियर 1 कैपिटल होगा उसका वो 20% निकालेगा और वो इंश्योर करेगा कि उसके द्वारा जो भी लोन दिया जा रहा है शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में वो उस लिमिट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, याद रहेगा 1 जनवरी 2025 से वो जो नियम है वो लागू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए न्यू डेडलाइन क्या है। मतलब कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कब तक उसका जो एग्रीगेट लोन्स और एडवांसेस है उसका 50% स्मॉल वैल्यू लोन हो, इस बात को इंश्योर करना होगा। ओके, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कब तक इस बात को इंश्योर करना होगा कि उसका जो एग्रीगेट लोन और एडवांसेस है उसका कम से कम 50% तो स्मॉल वैल्यू लोन्स हो। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए 31 मार्च 2027, ऑप्शन बी 31 मार्च 2025, ऑप्शन सी 31 मार्च 2026, ऑप्शन डी 31 मार्च 2024। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताइए? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 31 मार्च 2026। तो यहाँ पे जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको 31 मार्च 2026 तक इस बात को इंश्योर करना होगा कि उसका जो भी लोन्स है एडवांसेस है उसका कम से कम 50% तो स्मॉल वैल्यू लोन्स हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 31 मार्च 2026 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इस बात को इंश्योर करना है कि उसका जो भी लोन्स और एडवांसेस है उसका कम से कम 50% स्मॉल वैल्यू लोन्स हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एग्रीगेट लोन्स और एडवांसेस होगा उसका कम से कम कितना परसेंट स्मॉल वैल्यू लोन होना चाहिए। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्रीगेट लोन्स और एडवांसेस होगा उसका कम से कम कितना परसेंट स्मॉल वैल्यू लोन होना चाहिए। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 40%। तो 31 मार्च 2025 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को इंश्योर करना है कि उसका एग्रीगेट लोन और एडवांसेस का कम से कम 40% स्मॉल वैल्यू लोन हो और 31 मार्च 2026 तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को इंश्योर करना है कि उसके एग्रीगेट लोन और एडवांसेस का कम से कम 50% स्मॉल वैल्यू लोन हो। ओके, तो 31 मार्च 2026 तक के लिए क्या लिमिट था? 50%। और 31 मार्च 2025 तक के लिए क्या लिमिट था? 40%। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जो भी प्रोविजंस है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वो कब से इफेक्टिव होगा। तो सिंपली जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर कब से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2024, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 2024, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 2025। तो गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से पीसीए फ्रेमवर्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो 1 अप्रैल 2025 या 1 अप्रैल 2025 से पीसीए फ्रेमवर्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीसीए फ्रेमवर्क है, पीसीए फ्रेमवर्क कौन कौन से कैटेगरी के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आपको पता होगा कि जितना भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको 4 टीयर में डिवाइड किया गया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो कौन कौन से टीयर के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ओके, ऑप्शन ए टीयर 2, ऑप्शन बी टीयर 3 के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऑप्शन सी टीयर 4 के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के अंदर जितना भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो बताइए पीसीए फ्रेमवर्क कौन से टीयर के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के अंदर जितना भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उन सब के ऊपर जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा टीयर 1 के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उसके ऊपर अभी फ़िलहाल पीसीए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है आरबीआई का वही उसके ऊपर अभी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर आगे चल कर के आरबीआई को ऐसा लगता है कि उसको भी पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर ला देना चाहिए तो आरबीआई ऐसा करेगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के अंदर जितना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उन सब के ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क लागू होगा। टीयर 1 के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उसके ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस टाइप के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। ओके, इनमें से किस टाइप्स के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन ए 5 ईयर और 10 ईयर के मैच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन बी 7 ईयर और 20 ईयर के मैच्योरिटी वाले, ऑप्शन सी 14 ईयर्स एंड 30 ईयर्स के मैच्योरिटी वाले, ऑप्शन डी 1 ईयर एंड 3 ईयर्स के मैच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 14 ईयर एंड 30 ईयर टेन्योर। तो यहाँ पे 14 साल और 30 साल के मैच्योरिटी वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि अब जो हमारे देश के बाहर के इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर इन 2 मैच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अब वो एक लिमिट तक ही इन सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो 14 साल और 30 साल के मैच्योरिटी वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। समझ में आ गया? 14 साल और 30 साल के मैच्योरिटी वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब इन 2 कैटेगरी का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगा उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो लिमिट होगा उस लिमिट के अंदर ही वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले वो इन दोनों कैटेगरी का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता था उसमें बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के पैसा इन्वेस्ट कर सकता था। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो आरबीआई का रीसेंट मास्टर सर्कुलर आया है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसीज के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली जिस भी पर्सन या एंटिटीज़ को सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा तो उसको कम से कम कितने दिन का समय दिया जाएगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है।
ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 21 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 45 डेज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताइए? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 21 डेज। तो चाहे बात हो कमर्शियल बैंक का, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का या एनबीएफसीज का, अगर यहाँ पे कुछ फ्रॉड डिटेक्ट होता है और उसके अंदर कोई पर्सन या एंटिटी इन्वॉल्व है तो उसको जो सो कॉज नोटिस भेजा जाएगा तो उसको कम से कम उस पर्सन या एंटिटी को 21 डेज का समय दिया जाएगा उस सो कॉज नोटिस के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए, अपना साइड रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी बैंक के द्वारा किसी पर्सन या एंटिटी को एज अ फ्रॉड के तौर पे क्लासिफाई कर दिया जाता है, एज अ फ्रॉड के तौर पे रिपोर्ट कर दिया जाता है, तो वो रेगुलेटेड एंटिटी से मैक्सिमम कितने समय तक फंड रेज नहीं कर सकता या एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकता है। ओके, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, कितने समय तक जो पर्सन है या एंटिटी है जिसको कि बैंकों के द्वारा क्लासिफाई किया जाएगा एज अ फ्रॉड के तौर पे या फ्रॉड के तौर पे उसको रिपोर्ट किया जाएगा, तो वो रेगुलेटेड एंटिटी से ना ही तो फंड रेज कर सकता है, ना ही तो किसी भी प्रकार का जो क्रेडिट फैसिलिटी होता है वो अवेल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, ऑप्शन डी 7 ईयर्स। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 ईयर्स। कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक, एआईएफआई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज, अगर वो किसी पर्सन या एंटिटी को फ्रॉड के तौर पे क्लासीफाई करता है, फ्रॉड के तौर पे उसको रिपोर्ट करता है, तो वो पर्सन या एंटिटी 5 सालों तक के लिए उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा। वो किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी से ना ही तो फंड रेज कर सकता है, ना ही तो किसी भी प्रकार का एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है। ठीक है, तो ये आज के इस लेक्चर का, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जितना सारा क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा और आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।